नमस्कार दोस्तों, मैं राघव दीक्षित आपका सक्सेस बिस्टा क्लासेस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर हम जनरल साइंस का प्रैक्टिस सेट आपके सामने लेकर आए हैं। हम दोस्तों क्वेश्चंस के थ्रू कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं, क्वेश्चंस के थ्रू कॉन्सेप्ट की शुरुआत करते हैं। अब ये पहला क्वेश्चन है दोस्तों, एंजाइम्स मूलतः क्या होते हैं? आप देखेंगे बॉडी के अंदर जितने भी एंजाइम्स पाए जाते हैं बेसिकली ये क्या होते हैं? ये प्रोटीन्स होते हैं। जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन होते हैं। याद रखिए, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितने भी एंजाइम्स होते हैं वह प्रोटीन होते हैं। अब दोस्तों देखिए ये प्रश्न, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? काफी इंपॉर्टेंट है और ये दोस्तों रेलवे एनटीपीसी समेत बहुत सारे एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछा जा चुका है और बिहार पीसीएस में भी इस क्वेश्चन को पूछा गया था और यूपी पीसीएस में भी यही क्वेश्चन था। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? तो याद रखिए, कई लोग इस पित्ताशय की थैली में कंफ्यूज हो जाएंगे। याद रखिए, पित्ताशय की थैली में ये पित्त रस का निर्माण नहीं होता है। पित्ताशय की थैली में पित्त इकट्ठा हो जाता है, लेकिन निर्माण कहां होता है इसका? यकृत। आप देखेंगे यकृत जो होता है लीवर के पास में एक छोटी सी थैली, ये पित्ताशय होती है, पित्ताशय की थैली, इसी में ये पित्त कलेक्ट होता है, इकट्ठा हो जाता है, लेकिन निर्माण हमेशा कहां होता है? यकृत में होता है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। अब ये प्रश्न है दोस्तों, निम्नांकित में कौन कठोरतम धातु है? सबसे कठोरतम धातु कौन सी है? तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, प्लेटिनम जो है सबसे कठोरतम धातु है, प्लेटिनम। इसमें जो दोस्तों चौथा ऑप्शन दिया है टंगस्टन। टंगस्टन से भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके यूपी पीसीएस में भी पूछा जा चुका है कि जो बल्ब का तंतु होता है वह किसका बनता है? तो याद रखिए इसी टंगस्टन का बनता है, क्योंकि इसका गलनांक काफी हाई होता है। अब ये प्रश्न देखते हैं, परमाणु की नाभि में क्या होते हैं? आपसे पूछा गया इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, प्रोटॉन तथा रेडॉन। दोस्तों जो परमाणु का मॉडल होता है, परमाणु के मॉडल में आप देखेंगे जो नाभिक होता है, नाभिक इज ए न्यूक्लियस, इसमें होते हैं प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमेशा नाभिक के अंदर होते हैं और बाहरी जो कक्षाएं होती हैं, बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर काटते रहते हैं। तो याद रखिए नाभि के अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और दोस्तों जो किसी भी परमाणु का अगर आप देखेंगे परमाणु क्रमांक किससे निर्धारित होता है? उसके नाभिक में कितने प्रोटॉन है, प्रोटॉनों की संख्या को ही कहते हैं उसका परमाणु क्रमांक। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के संयुक्त द्रव्यमान को कहते हैं परमाणु द्रव्यमान, मतलब परमाणु का भार टोटल जो होता है उसे परमाणु भार कहते हैं। तो ये चीज भी कई बार आपसे पूछ दी जाती है। अब दोस्तों ये देखिए, धातुओं के टुकड़ों को टांका लगाने वाला मिश्रण क्या होता है? जो सोल्डरिंग होता है, सोल्डरिंग वायर आपने देखा होगा, वही पूछ रहा है वो सोल्डरिंग वायर किस मिश्रण का बना होता है? तो याद रखिए टिन जिसे एसएन से डिनोट करते हैं और सीसा लेड पीबी से डिनोट करते हैं। तो एसएन और पीबी का संयुक्त मिश्रण होता है ये सोल्डरिंग वायर। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नांकित में से कौन सी धातु किसी नगर की वायु को, जहां बहुत अधिक संख्या में मोटर कारें आदि हो, प्रदूषित करती है? तो कौन सी धातु है जो आप देखेंगे इंजन्स वगैरह है जो मोटरों से निकलने वाले धुओं में होती है? तो आपको बताना है कौन सी धातु है। कैडमियम, सीसा, क्रोमियम, तांबा। तो दोस्तों ये लेड जो है पीबी, याद रखिए ये धुएं में मिश्रित होती है पीबी। ये हमारे फेफड़ों के लिए भी काफी हार्मफुल होती है दोस्तों, इसी वजह से आप देखेंगे। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से कौन एक कीट के शरीर से निकला हुआ स्राव है? मतलब कौन कीट के शरीर से निकलता है? मोती, मूंग, गोंद अथवा लाख। दोस्तों मोती जो है कीट के शरीर से नहीं निकलता है, ना मूंग निकलती है ना गोंद निकलता है। लाख जो होती है, लाख, ये जो है कीट के शरीर से निकला हुआ स्राव होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, ये प्रश्न देखिए, हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? दोस्तों आरआरबी के अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे ना, तो इसी क्वेश्चन को कई बार पूछा गया है और ये यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था, हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? तो याद रखिए नारंगी होता है, ऑरेंज कलर का होता है ब्लैक बॉक्स। इसका नाम जरूर ब्लैक बॉक्स है लेकिन होता है ये नारंगी है। अब ये देखिए
कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक आपसे पूछा था। जूल, न्यूटन, वॉट अथवा डाइन। ये न्यूट्रॉन नहीं होगा, न्यूटन है। तो आपको बताना है कार्य का मात्रक। कार्य का मात्रक दोस्तों होता है जूल, ये होता है कार्य का मात्रक। और ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है, ये भी याद रखिए, ऊर्जा का मात्रक। वॉट जो है ये दोस्तों शक्ति का मात्रक होता है, वॉट, याद रखिए। और डाइन और न्यूटन ये दोनों के दोनों जो है ये बल के मात्रक हैं। डाइन अथवा न्यूटन दोनों बल के मात्रक हैं। इसके अलावा भी दोस्तों मूल मात्रक कितने होते हैं? 7 होते हैं मूल मात्रक। सबसे पहले हम देख लेते हैं मूल मात्रकों की परिभाषा क्या होती है। मूल मात्रक वे मात्रक होते हैं जो किसी दूसरी इकाई पर निर्भर नहीं करते हैं और मूल मात्रकों से ही बाकी के सारे मात्रक निकलते हैं, तो उन्हीं को मूल मात्रक कहते हैं। उनको मान लिया गया है। पहला है, देखेंगे आप, समय का मात्रक क्या है? सेकंड जो है समय का मात्रक है। इसके बाद आप देखेंगे दूरी अर्थात लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। इसके बाद ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडेला जो होता है ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। फिर इसके बाद आएगा द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? द्रव्यमान का मात्रक ग्राम जो होता है द्रव्यमान का मात्रक होता है। इसके बाद आएगा पदार्थ की मात्रा, इसको मोल कहते हैं। मोल जो होता है पदार्थ की मात्रा का मात्रक है। इसके बाद आएगा तापमान का मात्रक होता है केल्विन जो है वो टेम्परेचर का यूनिट है। और सबसे अंत में आएगा विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। तो याद रखिए दोस्तों ये 7 मूल मात्रक हैं। समय, सेकंड, दूरी, मीटर, ज्योति तीव्रता, कैंडेला, द्रव्यमान, ग्राम, पदार्थ की मात्रा, मोल, तापमान, केल्विन और विद्युत धारा एम्पियर। ये 7 मूल मात्रक थे। अब आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अब ये देखिए, भारत की लघु दूरी प्रक्षेपास्त्र है, छोटी दूरी का प्रक्षेपास्त्र कौन सा है? तो याद रखिए पृथ्वी जो है ये छोटी दूरी का प्रक्षेपास्त्र है, पृथ्वी। और अग्नि जो है ये मध्यम दूरी का प्रक्षेपास्त्र है, अग्नि। तो इन दोनों को भी याद रखिए। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न। रडार का प्रयोग किया जाता है, रडार है, रडार का प्रयोग क्यों किया जाता है? ये आपको ऑप्शन में दिया है। रडार प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तुओं का पता लगाने के लिए, ध्वनि तरंगों को परावर्तन के वस्तुओं का पता लगाने के लिए, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति तथा अवस्थिति ज्ञात करने के लिए और वर्षा वाले बादलों का पीछा करने के लिए। दोस्तों इसका नाम है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। इसका पूरा नाम है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। कई बार यही पूछ लेता है, तो ये पता है आपको, रेडियो तरंगों के द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति तथा अवस्थिति ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग होता है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब ये प्रश्न है, हीरा चमकदार दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है चमकदार? परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण अथवा प्रकीर्णन के कारण। तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, हीरा चमकदार इसलिए दिखाई देता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, सामूहिक आंतरिक परावर्तन। सी ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट हो गया। अब यह प्रश्न है, पोलियो का वायरस निम्न में से प्रवेश करता है किसके द्वारा? मच्छर के काटने से, दूषित भोजन तथा जल से, थूक से अथवा कुत्ते के काटने से। पोलियो का वायरस जो है दोस्तों ये दूषित भोजन अथवा जल से प्रवेश करता है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम में क्या होगा? स्थिर अथवा शांत होगा, वर्षा युक्त होगा, ठंडा होगा, तूफानी होगा। जब दोस्तों वायु दाब मापी जो है उसमें अचानक गिरावट आ जाए तो वह तूफान का संकेत होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, तूफान। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? न्यूट्रॉन की खोज, तो दोस्तों ऑब्वियस सी बात है, न्यूट्रॉन की खोज कौन करता है? चैडविक करता है। एक ट्रिक याद रखिए, ईंट पर नाच। इलेक्ट्रॉन की खोज करते हैं थॉमसन, पा से प्रोटॉन, इसकी खोज करते हैं रदरफोर्ड, ना से हो गया न्यूट्रॉन की खोज करते हैं चा से चैडविक। ईंट पर नाच याद रखिए, इलेक्ट्रॉन थॉमसन, प्रोटॉन रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन चैडविक। तो सारे के सारे आपको जो मूल कण है उनके फाउंडर पता चल गए। अगला प्रश्न है, सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है। सापेक्ष आर्द्रता
रिलेटिव ह्यूमिडिटी किससे नापी जाती है? हाइग्रोमीटर से नापी जाती है। ये बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पैथोजीन जो सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी है, ऑर्थोमिक्सो वायरस है, रिनोवायरस है, ल्यूकीमिया वायरस है या पोलियो वायरस है? जो दोस्तों पैथोजीन है जो सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी है वो रिनोवायरस है। रिनोवायरस याद रखिए, ये बायोलॉजी में कई बार पूछा जाता है। रिनोवायरस पैथोजीन क्या है? रिनोवायरस है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना कौन सी है? जो तारों के कारण घटित होती है आकाशीय परिघटना वह है कृष्णिका छिद्र। कृष्णिका छिद्र जो दोस्तों तारे जो होते हैं अपनी अब जो अंतिम अवस्था है सबसे मृत हो जाते हैं, फिर जिसके बाहर ना प्रकाश जा पाता है प्रवेश करने के बाद, तो उन्हीं को कहते हैं कृष्णिका छिद्र। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए, बहुचर्चित बबल बेबी रोग ऐसा इसलिए कहा जाता है, इसको बबल बेबी रोग क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दोस्तों इस रोग से ग्रस्त जो बच्चा होता है वह रोगग्रस्त शिशु लार के बुलबुले बनाता है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। यह प्रश्न देखिए, विटामिन डी के सर्जन में निम्न में से कौन पाया जाता है? जो विटामिन डी का सर्जन होता है उनमें से क्या पाया जाता है? ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, विटामिन डी के सर्जन के पास क्या पाया जाएगा? विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल जो है विटामिन डी का रासायनिक नाम है। एक तरीके से ये आपसे विटामिन डी का रासायनिक नाम ही पूछा गया था, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सर्वदाता वह व्यक्ति है जिसका रुधिर वर्ग क्या होता है? इसमें भी दोस्तों सर्वदाता जो आप देखेंगे यूनिवर्सल डोनर जो होता है ओ ब्लड ग्रुप का होता है। इसमें भी दोस्तों क्लासीफाई अगर कई बार ये भी दे दिया होता है ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव, तो याद रखिए ओ नेगेटिव जो है यूनिवर्सल डोनर है, ओ नेगेटिव। अगला प्रश्न है, आपको सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। हार्मोन, एंजाइम, फॉस्फोलिपिड और बहुलक। और इसी बात है दोस्तों, जो पॉलीएथिलीन होती है वो एक बहुलक होती है, पॉलीएथिलीन। तो ये डी का चौथा बिल्कुल करेक्ट हो गया। आप इसके बाद देखेंगे हार्मोन्स, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, ये तो सभी को पता है, आप जानते होंगे टेस्टोस्टेरोन क्या है, एक हार्मोन होता है। एंजाइम जो होता है एक लाइपेज एंजाइम होता है। और फास्फोलिपिड क्या होता है? लेसिथिन। ये बिल्कुल करेक्ट है। तो ये इस तरीके से आप मैच कर सकते हैं। अब दोस्तों यहां पर देखिए ओजोन परत के बारे में पूछा गया है। वायुमंडल में ओजोन परत वर्षा करती है, प्रदूषण उत्पन्न करती है, परावैंगनी विकिरण से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है, अथवा वायुमंडल में ऑक्सीजन उत्पन्न करती है। दोस्तों ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ये बिल्कुल सी ऑप्शन करेक्ट है। परावैंगनी विकिरण से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। ये यूपीपीसीएस में पूछा गया था। अब आपको यहां पर मैच करना है लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल और ब्यूटायरिक अम्ल। आप देखिए दोस्तों, लैक्टिक अम्ल हमेशा कहां मिलेगा? दूध और दही में मिलेगा। एसिटिक एसिड क्या है? CH3COOH इसका फॉर्मूला है। और एसिटिक एसिड क्या किसमें होता है? सिरका में होता है। साइट्रिक एसिड किसमें होगा? नींबू में होता है साइट्रिक एसिड। और ब्यूटायरिक एसिड ऑब्वियस ही बात है जो दुर्गंध युक्त मक्खन होता है उसमें होता है। तो याद रखिए लैक्टिक अम्ल किसमें होता है? दूध में होता है। एसिटिक एसिड सिरके में होता है। और साइट्रिक एसिड नींबू में होता है। और ब्यूटायरिक एसिड जो दुर्गंध युक्त मक्खन होता है उसमें होता है ब्यूटायरिक एसिड। अब देखते हैं प्रश्न ये, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। विटामिन ए जो है मानव शरीर के अंदर कहां पर संचित रहेगा? जो हमारा लीवर है, यकृत है, यकृत के अंदर विटामिन ए हमेशा संचित रहता है। और विटामिन, अब दोस्तों विटामिन ए की बात आई है तो ऑब्वियस सी बात है विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है। अब विटामिन बी देखेंगे, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? थायामीन। थायामीन विटामिन बी का रासायनिक नाम है। ए का रासायनिक नाम याद रखिए रेटिनॉल होता है। बी का रासायनिक नाम थायामीन होता है, थायामीन। और सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है। और डी का और विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल जो है विटामिन डी का रासायनिक नाम है। इसके बाद विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल जो है विटामिन ई का रासायनिक नाम है। और विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फिनोक्विनोन। फिनोक्विनोन जो है विटामिन डी
विटामिन के का रासायनिक नाम फिनोक्विनोन होता है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग, विटामिन बी की कमी से बेरी रोग, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है, विटामिन ई की कमी से बांझपन हो जाता है, और विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन के की कमी से बिल्कुल रक्त के थक्के जमने में प्रॉब्लम आती है, ब्लड क्लॉटिंग में प्रॉब्लम आती है। अब अगला प्रश्न है, देखते हैं। ये देखिए, धब्बा रहित स्टील बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सी है? जो दोस्तों स्टेनलेस स्टील बनाई जाती है, ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, वो क्रोमियम। आप देखेंगे 89% से लेके 90% इसमें बिल्कुल आयरन होता है, Fe शुद्ध आयरन होता है। फिर इसके बाद आप देखेंगे क्रोमियम का परसेंटेज काफी होता है, 4 to 5% जो होता है इसमें क्रोमियम होता है। तो याद रखिए, तो क्रोमियम इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाती है। मतलब जो अभी हमने आपको कृष्ण का छिद्र बताया था, कृष्ण का छिद्र का मतलब वो तारे जो होते हैं कृष्ण का छिद्र में परिवर्तित हो जाते हैं। दोस्तों ये भारत के काफी बड़े वैज्ञानिक थे चंद्रशेखर, जिन्होंने तारों के कंस्ट्रक्शन पे एक कॉन्सेप्ट दिया था, एक थ्योरी दी थी, तो वो याद रखिए। तो इन्होंने ही इसको लिमिट किया था, कि इन्होंने ही इस चीज का पता लगाया था कि तारे ही जो होते हैं कृष्ण का छिद्र में भी परिवर्तित हो जाते हैं, ब्लैक होल्स जो होते हैं आप देखेंगे। तो तारों की वह अवस्था जिसके बाद वह मृत हो जाते हैं, इसी सीमा को कहते हैं चंद्रशेखर सीमा। इसी के बारे में ये पूछ भी रहा था। अब देखते हैं अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? एनीमोमीटर, वायु की चाल, बिल्कुल एनीमोमीटर के ही द्वारा वायु की चाल मापी जाती है। अमीटर के द्वारा विद्युत धारा मापी जाती है। टैकियोमीटर, दावांतर, नहीं दोस्तों, टैकियोमीटर दावांतर नहीं, दावांतर मापने के लिए तो वैरोमीटर का यूज किया जाता है, वैरोमीटर, याद रखिए वैरोमीटर। और पायरोमीटर उच्च ताप को मापने के काम आता है, बिल्कुल ये भी करेक्ट है। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहां पर कथन और कारण दिया था। कथन था, अपमार्जक जो होते हैं मैले कपड़ों से सरलता पूर्वक तेल एवं गर्द निकाल देते हैं। ऐसा इसलिए कर पाते हैं ये क्योंकि अपमार्जक रीजन में क्या दिया है? अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव बढ़ा देते हैं। नहीं दोस्तों, अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव घटा देते हैं होता, इसलिए रीजन गलत हो गया। हाँ, अपमार्जक मैले कपड़ों से सरलता पूर्वक गंदगी निकाल देते हैं, ये सही है, ए सही है, रीजन गलत है। ये देखिए, सूची 1 सूची 2 से सम्मिलित करना है। शुष्क बर्फ, ऑब्वियस सी बात है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है सॉलिड, उसी को शुष्क बर्फ कहते हैं। जीन थेरेपी, बिल्कुल दोस्तों, ये जीन थेरेपी क्या है? रक्त रोगों का उपचार करने के लिए जीन थेरेपी है। क्रायोनिक्स दोस्तों क्या है? पुनर्जीवित करने हेतु जीवित पिंडों का जमन, बिल्कुल क्रायोनिक्स। और कोबाल्ट कैंसर की दवाई के लिए यूज होता है, कैंसर के उपचार के लिए कोबाल्ट का प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों ये देखिए, पारसेक किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष हो गया, पारसेक हो गया, ये समान आप देखेंगे। पारसेक और प्रकाश वर्ष दोनों एक ही चीज की इकाइयां हैं। किसकी? ये दूरी की इकाइयां, याद रखिए, दूरी की इकाइयां हैं पारसेक और प्रकाश वर्ष। अब ये प्रश्न देखिए, मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगें किस स्थान पर स्नायु उद्वेगों में परिवर्तित होती हैं? तो दोस्तों ये लेंस में जो होती हैं स्नायु में परिवर्तित होती हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब इस प्रश्न को देखिए, साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? साइक्लोट्रॉन दोस्तों आयनों को त्वरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, आयनों को त्वरित करता है साइक्लोट्रॉन। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब ये प्रश्न देखिए, ठंडे देशों में पारा के स्थान पर एल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, क्यों? क्योंकि दोस्तों एल्कोहल का द्रवांक निम्नतर होता है, एल्कोहल ऊष्मा का बेहतर संचालक होता है, गलत। एल्कोहल पारा से अधिक सस्ता है, यह भी गलत। एल्कोहल विश्व उत्पादन पारा से अधिक होता है, नहीं दोस्तों ये भी गलत है। कहने का मतलब ये प्रयोग करने के कारण ये है क्योंकि दोस्तों आप देखेंगे जो सर्दियों के दिनों में जो पारा होता है, पारा लगभग आप देखेंगे ये -10 से लेके -15 डिग्री सेल्सियस तक जाने पर जम जाता है। लेकिन जब आप एल्कोहल को देखेंगे ये 35 डिग्री -35 से लेके 40 डिग्री माइनस तक नहीं जमता है। तो याद रखिए इस वजह से एल्कोहल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि एल्कोहल का द्रवांक निम्नतर होता है। इसका पहला ऑप्शन करेक्ट है। यह प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है?
ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, जो प्लेग बीमारी है ये मच्छर के काटने से नहीं होती है, बाकी की पीत ज्वर, डेंगू और मलेरिया मच्छर के काटने से होता है। अब ये प्रश्न है, पायरोमीटर निम्नलिखित मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑब्वियस सी बात है, पायरोमीटर अभी हमने आपको मैचिंग में भी बताया था, जो उच्च तापमान है उसको मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों इसमें देखिए वायु दाब हम आपको बता चुके हैं, जो वायु दाब है, दाब वगैरह मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिए, ये मीटर भी आपसे कई बार पूछे जाते हैं। ये प्रश्न है, निम्नांकित ऊर्जा रूपांतरणों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है। दोस्तों प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, जो प्रकाश आता है सूर्य से, वह प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इसका पहला ऑप्शन सही है। यह प्रश्न देखिए, कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है वह है। दोस्तों जानवरों का जो चारकोल होता है, एनिमल चारकोल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। यह प्रश्न देखिए, निम्नांकित में से किस टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है। तो किससे टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है। ऑब्वियस सी बात है, फेरोमैग्नेटिक चूड़ जो होता है इससे रहती है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है, वेतार के तार का संपर्क पृथ्वी के धरातल को परावर्तित किया जाता है। वेतार के तार अर्थात वायरलेस कम्युनिकेशन जो होता है वो आपको पता है आइनोस्फीयर, जो हमारे एटमॉस्फेयर की लेयर है आइनोस्फीयर, इसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। अब दोस्तों मैचिंग है, मलेरिया, फाइलेरिया, एंसीफ्लाइटिस, ल्यूकीमिया। मलेरिया जो है रक्त कोशिकाएं को प्रभावित करता है और फाइलेरिया जो है लसिका ग्रंथि को प्रभावित करती है। एंसीफ्लाइटिस जो होता है ये मस्तिष्क को प्रभावित करता है, जबकि ल्यूकीमिया जो है ये बोन मैरो अस्थि मज्जा को प्रभावित करता है। याद रखिए, ये बिल्कुल करेक्ट मैचिंग है। अब अगला प्रश्न है, वाटर जेट तकनीकी का उपयोग किया जाता है। ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, जो वाटर जेट तकनीकी, आपने कई बार इसका नाम सुना होगा, खदानों के वेधन के लिए वाटर जेट तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। बी ऑप्शन सही है। कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए निम्न में से कौन प्रयोग में लाया जाता है। तो दोस्तों आपको पता है एंटी नॉकिंग एलिमेंट का प्रयोग किया जाता है। तो एंटी नॉकिंग एलिमेंट कौन सा है, लेड, टेट्रा एथिल लेड। सी ऑप्शन सही है, टेट्रा एथिल लेड का प्रयोग किया जाता है। अब ये क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम। याद रखिए ये है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम की संकल्पना किसने प्रस्तावित की, एजी टॉन्सले ने इकोसिस्टम की संकल्पना को प्रस्तावित किया, एजी टॉन्सले ने। अगला प्रश्न है, यहां पर देखिए पारिस्थितिकी, ये है इकोलॉजी, वो था इकोसिस्टम, ये है इकोलॉजी। इकोलॉजी के जनक कौन है, वो थे एजी टॉन्सले, लेकिन इकोलॉजी के जनक अर्नेस्ट हैकल हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, अर्नेस्ट हैकल। अगला प्रश्न है, यह देखिए कथन और कारण है, सूर्याताप जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा का स्रोत है। बिल्कुल सही बात है। सौर विकिरण हरे पौधों के द्वारा भोजन तथा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। यह भी बिल्कुल करेक्ट है। तो आप देखेंगे दोनों सही है और रीजन भी बिल्कुल करेक्ट है। अब आइए देखते हैं ये प्रश्न, इसमें मैचिंग है। कोटा, तारापुर, इसमें नाभिकीय शक्ति केंद्र है, दूसरी ओर राज्य है। आपको बताना है, ऑब्वियस सी बात है, कोटा कहां पर है, राजस्थान में है। चौथा, तारापुर कहां पर है, महाराष्ट्र में है। काकरापारा कहां पर है, गुजरात में है। कैगा कर्नाटक में है। नरौरा कहां पर है, उत्तर प्रदेश में है। तो बिल्कुल ये एक एग्जैक्ट मैचिंग हो गई। अगला प्रश्न है, गति प्रेरक का कार्य होता है, जो दोस्तों आप देखेंगे पेस मेकर होता है, जो हृदय की गति को आप देखेंगे सामंजस्य करने में, हृदय की गति को समंजित करने में काम आता है। तो जो पेस मेकर होता है यह हमारे हृदय स्पंदन को समंजित करता है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में यह अंतर होता है। दोस्तों जो नाभिकीय रिएक्टर है ये परमाणु ऊर्जा को आप देखेंगे, नाभिकीय रिएक्टर्स जो होते हैं वो परमाणु ऊर्जा का सदुपयोग के लिए प्रयोग किए जाते हैं। वहीं आप देखेंगे परमाणु बम जो होते हैं ये अनकंट्रोल्ड होते हैं, मतलब इनकी ऊर्जा का सदुपयोग नहीं किया जा सकता है। तो आप इसके ऑप्शंस पे जाएंगे। नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रियान्वयन नियंत्रित होता है, नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रित होता है। बिल्कुल बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न।
अब ये प्रश्न देखिए, आपसे कई एग्जाम में पूछा गया, यूपीपीसीएस में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है? जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम ग्रीन प्लेनेट के रूप में इसको जानते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। ये देखिए, मनुष्य के अंगों में हानिकारक विकिरणों से सबसे कम सुप्रभावी कौन है? सबसे अधिक सुप्रभावी कौन होगा? आंख। जो हानिकारक तरंगे हैं, विकिरण है, तो उसमें सबसे ज्यादा सुप्रभावी तो आंख हो गई, और सबसे कम जो होगा मस्तिष्क होगा। बिल्कुल सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों ये प्रश्न, जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र क्या है? जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र जो होता है वह आनुवांशिक विभिन्नता, बिल्कुल ये होता है। ऑप्शन डी सही है दोस्तों। जैवमंडल आप देखेंगे, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र जो है ये यूनेस्को के द्वारा शुरुआत की गई थी, और इसमें क्या होता है, जितनी भी प्रजातियां जैसे संकटग्रस्त होती हैं उनको उनके ही प्राकृतिक क्षेत्र में जाकर उनको संरक्षण दिया जाता है। प्राकृतिक क्षेत्र जो जिसमें वह रहती हैं उसी क्षेत्र में जाकर उनको संरक्षण देने के लिए इन जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों का निर्माण किया गया। इन्हीं को यूनेस्को के द्वारा स्टार्ट किया गया था। अब आइए देखते हैं प्रश्न अगला। अब इस प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रतिपादित किया गया, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। किसी परमाणु के नाभिक का टूटना संलयन नहीं कहलाता है, बिल्कुल गलत है। किसी परमाणु के नाभिक का टूटना विखंडन कहलाता है, संलयन नहीं कहलाता है, ये गलत हो गया। अब इसको मैच करना है। हाईटेक सिटी, साइंस सिटी, रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान। दोस्तों आपको यह पता होगा केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहां पर है? लखनऊ के अंदर है। और आपको साइंस सिटी पता होगा, कोलकाता को साइंस सिटी के नाम से भी जाना जाता है। रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र थुम्बा में है दूसरा, और हाईटेक सिटी जो है हैदराबाद जो है वह हाईटेक सिटी है, डी। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें भी देखिए कथन और कारण है। तड़ित चालक इमारतों को नष्ट होने से बचाते हैं, बिल्कुल तड़ित चालक जो होते हैं वह इमारतों को नष्ट होने से बचा लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये आवेश को पृथ्वी तक भेज देते हैं, इस वजह से वह बच जाते हैं। तो बिल्कुल असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है, और रीजन जो है असर्शन की बिल्कुल करेक्ट व्याख्या भी कर रहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है आपको बताना है? मैनोमीटर दाब, कार्बोरेटर आंतरिक दहन इंजन, कार्डियोग्राफ हृदय गति, सिस्मोमीटर पृष्ठतल की वक्रता। तो दोस्तों मैनोमीटर दाब, कार्बोरेटर, दोस्तों कार्बोरेटर क्या करता है? कार्बोरेटर जो इंजन्स होते हैं उनमें कार्बोरेटर का यूज होता है। आप देखेंगे कार्बोरेटर का काम होता है, जो फ्यूल होता है फ्यूल में ऑक्सीजन का मिक्सचर करने के काम आता है ये कार्बोरेटर, ये बात भी याद रखिए। कार्डियोग्राफ हृदय गति, सिस्मोमीटर जो होता है दोस्तों ये भूकंप की तीव्रता मापने के काम आता है, भूकंप की तीव्रता मापने के काम आता है, ये भी याद रखिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अब ये प्रश्न है, जेनिको प्रौद्योगिकी क्या है? जेनिको से ही आपको समझ में आएगा। जेनिको एक आनुवांशिक रोग की पूर्व सूचना प्राप्त करने की तकनीक है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। अब ये प्रश्न है, थायामीन क्या है? अभी दोस्तों हमने आपको पूरा डिटेल में बताया था। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? थायामीन। विटामिन B1, ऑब्वियस सी बात है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है थायामिन। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर हार्डवेयर जो सिलिका का बना होता है, आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है, यह क्या कहलाता है? जो आईसी होती है दोस्तों, इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं आईसी, बिल्कुल इसको चिप के नाम से भी जानते हैं। बी ऑप्शन सही है। ये सिलिका का बना होता है और जर्मेनियम का भी बनता है। दोनों सिलिका और जर्मेनियम क्या है? अर्धचालक होते हैं, इसलिए इनका इलेक्ट्रॉनिक्स में काफी ज्यादा प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, विकसित देशों द्वारा समर्थित विवादित टर्मिनेटर तकनीकी उपलब्ध कराती है। दोस्तों ये जो टर्मिनेटर तकनीकी है इसको भी याद रखिए। जैव तकनीक द्वारा बीजों की उन उन्नत किस्मों को जो दूसरी पीढ़ी के लिए वंध्य बीजों को उत्पन्न करने के लिए सुनिश्चित की गई हैं। मतलब दोस्तों जैसे अगर आपने धान, जो टर्मिनेटर धान का प्रयोग किया, तो जो धान उत्पन्न होगा वह खाने के काम तो आएगा, अगर आप उसी धान को खेत में डालेंगे तो वह धान की फसल नहीं होगी। इसी को कहते हैं टर्मिनेटर तकनीकी। अब दोस्तों ये देखिए इंपॉर्टेंट डेज, विश्व तपेदिक दिवस, वर्ल्ड टीबी डे, वर्ल्ड एड्स डे, कुष्ठ निवारण दिवस, अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस। दोस्तों इंटरनेशनल ओजोन डे जो होता है 16 सितंबर को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है।
और आप देखेंगे कुष्ठ निवारण दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। वर्ल्ड एड्स डे जो है 1 दिसंबर को, और विश्व तपेदिक दिवस जो है वह 26 मार्च को मनाया जाता है। बिल्कुल करेक्ट मैचिंग होगी। तो दोस्तों आपने देखा ये सक्सेस विस्टा क्लासेस ने आपको साइंस का प्रैक्टिस सेट कराया, आपके आगामी जितने भी एग्जाम्स हैं सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों सक्सेस विस्टा क्लासेस का ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और सक्सेस विस्टा क्लासेस चैनल के इस वीडियो श्रृंखला को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।